असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वागत है आप सबका मेरी व्यावसायिक वर्ग अंतर्गत सामान्य आधारित विषय की इस ऑनलाइन क्लास में, जिसे मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं मेरे YouTube चैनल फूड एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। आप सबसे मेरा यह आग्रह है कि चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे आप मेरी इस ऑनलाइन क्लास को एक्सेस कर रहे हों, कृपया YouTube एप्लीकेशन के माध्यम से मेरे इस चैनल के पेज पे जाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो जैसे ही मैं कोई नई क्लास अपने इस चैनल पे अपलोड करूंगा, उसकी तत्काल सूचना निर्बाध रूप से आप तक पहुंच पाएगी। पिछली क्लास में हमने जनसंख्या विस्फोट, उसके कारण और निवारण को विस्तार से जाना था। इसी क्रम में आज की क्लास में हम जनसंख्या और आर्थिक विकास, जनसंख्या और आर्थिक विकास के बीच के संबंध को समझने का प्रयास करेंगे और इसके पक्ष तथा विपक्ष दोनों का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ आज की यह क्लास। कुछ जानकारियां आपके स्क्रीन पे आ रही हैं। उससे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि यह क्लास व्यावसायिक वर्ग अंतर्गत अनिवार्य विषय सामान्य आधारित के प्रथम प्रश्न पत्र पर्यावरणीय शिक्षा एवं ग्रामीण विकास के खंड क पर्यावरणीय शिक्षा के द्वितीय अध्याय जनसंख्या विस्फोट एवं संसाधनों का दोहन के अंतर्गत जनसंख्या तथा आर्थिक विकास के मुद्दे पर केंद्रित है। तो कुछ सूचनाएं स्क्रीन पे आ रही हैं, जैसे खंड क पर्यावरणीय शिक्षा और अध्याय 2 जनसंख्या विस्फोट एवं संसाधनों का दोहन। इसमें आज का मुद्दा है जनसंख्या तथा आर्थिक विकास। तो यह क्या है, इससे संबंधित सूचना आपकी स्क्रीन पे आ रही है, जो इस प्रकार है कि मानवीय श्रम किसी देश के आर्थिक विकास में अपरिहार्य भूमिका अदा करता है। सत्य भी है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास तभी हो सकता है जब मानवीय श्रम का समुचित दोहन हो। यह उत्पादन का एक सक्रिय एवं अत्याज्य साधन है। यह अर्थात मानवीय श्रम प्राकृतिक एवं भौतिक संसाधनों के आकार, उनके गुण एवं उपयोग को प्रभावित करता है। यह पूंजी निर्माण की दर को निर्धारित करता है और समाज में तकनीकी प्रगति तथा नव प्रवर्तन की गति को तेज करता है।
तो यहां यह बताया गया है कि मानवीय श्रम आर्थिक विकास में सीधे सीधे अपना योगदान देता है। बिना मानवीय श्रम के उचित प्रबंधन के आर्थिक विकास की परिकल्पना अधूरी है। एक विद्वान हैं जिनका नाम है हार्बिशन और दूसरे हैं मायर्स। तो हार्बिशन एवं मायर्स के शब्दों में इन्होंने क्या कहा है इस संदर्भ में देखते हैं। इन्होंने कहा है पूंजी, प्राकृतिक साधन, विदेशी सहायता तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार सामान्यतः आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, किंतु श्रम शक्ति का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। मतलब कि वो पूंजी हो, प्राकृतिक साधन हो, विदेशी सहायता हो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो, ये समस्त महत्वपूर्ण घटक हैं आर्थिक विकास के, किंतु ये महत्वपूर्ण घटक उस मुख्य घटक श्रम शक्ति के सामने गौण है। मतलब श्रम शक्ति आर्थिक विकास की प्रमुख धुरी है। आर्थिक विकास का प्रमुख उद्देश्य मानव कल्याण में वृद्धि करना है, जबकि आर्थिक विकास स्वयं मानवीय प्रयत्नों का ही परिणाम है। आगे प्रोफेसर रिचर्ड टी गिल के अनुसार देखते हैं कि प्रोफेसर रिचर्ड टी गिल साहब क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आर्थिक विकास कोई यांत्रिक प्रक्रिया मात्र नहीं है, अपितु यह तो एक मानवीय उपक्रम है जिसकी प्रगति उन लोगों की कुशलता, गुणों, दृष्टिकोणों व अभिरुचियों पर निर्भर करती है जो इसको साकार रूप देते हैं। मतलब कि प्रोफेसर रिचर्ड टी गिल भी वही बात कह रहे हैं जो कि हार्बिशन एवं मायर्स ने कही है। आगे बढ़ते हैं। अब जनसंख्या आर्थिक विकास में सहायक होगी अथवा बाधक, इस संबंध में परस्पर विरोधी तर्क दिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जनसंख्या जो है वो आर्थिक विकास में सहायक होती है, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, सहायक नहीं होती है, ये बाधक होती है। सामान्यतः संख्या वृद्धि से कुल उत्पादन वृद्धि होती है, परंतु साथ ही उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? जनसंख्या वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ जाती है। अतः जनसंख्या वृद्धि का समाज के प्रति व्यक्ति उत्पादन स्तर पर अंतिम प्रभाव धनात्मक या ऋणात्मक अथवा तटस्थ होता है। यदि जनसंख्या में वृद्धि से आश्रितों की संख्या में वृद्धि होती है तो उत्पादकों के स्थान पर उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होगी। समझ में आ रही है बात ना मैं क्या कह रहा हूं? कि यदि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि से आश्रितों की संख्या में वृद्धि हो रही है, मतलब कि उसका गुणात्मक लाभ जनसंख्या वृद्धि का हम नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण आश्रितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो उत्पादकों के स्थान पर मतलब क्रिएटिविटी के स्थान पर उपभोक्ताओं मतलब कंज्यूमर्स की संख्या अधिक होगी और कुल मिलाकर जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति उत्पादन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत यदि जनसंख्या आयु संरचना के अनुकूल हो
तो जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में सहायक है, थोड़ा इस पे भी एक नजर डालते हैं। तो प्रोफेसर हैंसन, ये भी एक विद्वान है, इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की एक तर्कपूर्ण शर्त है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आर्थिक विकास चाहिए तो जनसंख्या वृद्धि आवश्यक है, ये एक शर्त है आर्थिक विकास की। प्रोफेसर हर्समैन ये क्या कह रहे हैं? तो इनका भी मत है कि जनसंख्या का दबाव आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, न कि हतोत्साहित। मतलब दोनों ही लोग जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक विकास में सहायक मान रहे हैं। इस मत के पक्ष में प्रायः निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। वो क्या क्या तर्क हैं इस मत के पक्ष में, आगे हम देखते हैं। तो कार्यकारी श्रम शक्ति की पूर्ति का स्रोत। श्रम शक्ति आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्यकारी श्रम शक्ति की पूर्ति के स्रोत के रूप में जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास का उत्प्रेरक साधन है। मतलब समझे कि आर्थिक विकास का जो महत्वपूर्ण घटक है वो है श्रम शक्ति। और श्रम शक्ति कहां से आती है? तो जनसंख्या, कामगारों से ही आएगी ना, कामगारों से ही ना हमें श्रम प्राप्त होगा। तो कामगार मतलब जनसंख्या। तो श्रम शक्ति के रूप में यदि हम जनसंख्या को डिकोड करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास का एक कैटलिस्ट है, मतलब उत्प्रेरक है, जो कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है, उसके विकास को तेज करती है। साइमन कुजनेट्स एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा है कि अन्य बातें समान रहने पर जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि श्रम शक्ति को बढ़ाती है, और जब श्रम शक्ति बढ़ेगा तो आर्थिक विकास तेज होगा। अब दूसरा है पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। तो जनसंख्या में वृद्धि परोक्ष रूप से पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करती है। प्रोफेसर नरकसे के अनुसार क्या कह रहे हैं प्रोफेसर नरकसे? ये कह रहे हैं कि अदृश्य श्रम शक्ति एक प्रकार की अदृश्य बचत है तथा अदृश्य बेरोजगारी के रूप में उन अदृश्य संभाव्य बचतों को पूंजी निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होगी। मतलब कि अदृश्य श्रम शक्ति को इन्होंने एक अदृश्य बचत माना है और अदृश्य बेरोजगारी के रूप में उन अदृश्य संभाव्य बचतों को पूंजी निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब वही बात ये कह रहे हैं, थोड़ा कहने का ढंग दूसरा है, शब्दों का चयन दूसरा है, लेकिन कह वो यही रहे हैं जो इससे पहले के विद्वानों ने कहा है। अब मानवीय पूंजी निर्माण, ये क्या है? तो मानवीय पूंजी से आशय प्रशिक्षित व कुशल श्रम शक्ति से है। तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित व कुशल श्रम शक्ति ही विकसित देशों के आर्थिक विकास का आधार रही है। वास्तव में किसी भी अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी का निर्माण बड़ी सीमा तक मानवीय पूंजी के निर्माण पर निर्भर करता है, जिसका अंतिम प्रभाव प्रति व्यक्ति उत्पादकता को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की विकास की दर ऊंचा करने का होता है। मतलब कि मानवीय पूंजी का आशय जो है वो प्रशिक्षित और कुशल श्रम शक्ति से है। वो वही बात है जो अभी मैंने पहले कहा कि गुणात्मक इंपैक्ट और गुणात्मक प्रभाव
गुणात्मक प्रबंधन वो यही है कि जो श्रम शक्ति है वो कुशल हो, अर्थात जो जनसंख्या है उसमें टैलेंट की कमी न हो, बल्कि टैलेंट प्रचुर मात्रा में भरा हो। तो ऐसी जनसंख्या के बल पर राष्ट्र तीव्र गति से आर्थिक विकास के पथ पर दौड़ता है निर्बाध रूप से। आगे, उत्पादन में वृद्धि। तो जनसंख्या की वृद्धि उत्पादन की मात्रा को बढ़ाती है। जनसंख्या में प्रत्येक वृद्धि गहन श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण को संभव बनाती है, जिसका परिणाम उत्पादन की आंतरिक तथा बाह्य बचतों को बढ़ाकर श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करने का होता है। मतलब जनसंख्या में वृद्धि उत्पादन को की मात्रा को बढ़ाती है। इस टॉपिक की चर्चा पहले ही मैं कर चुका हूं, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब बाजार का विस्तार। तो जनसंख्या में वृद्धि वस्तुओं की आवश्यक मांग पैदा करती है। वास्तव में मनुष्य धन का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। उपभोक्ता के रूप में जनसंख्या में वृद्धि वस्तुओं के लिए मांग पैदा करती है, जिसका बाजार के विस्तार पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है और बाजार का विस्तार होता है। बड़े पैमाने की बचतें इससे संभव होती हैं। उत्पादन ढांचे का विविधीकरण होता है और रोजगार के अधिक अवसर सुलभ होते हैं। मतलब कि सीधी सी बात है, जब लोग बढ़ेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि मनुष्य जो है वो पूंजी का निर्माता है, मतलब पूंजी का उत्पादक है और उपभोक्ता भी है। और एक उपभोक्ता के रूप में जनसंख्या में वृद्धि डिमांड क्रिएट करती है और डिमांड के क्रिएट होने से बाजार का विस्तारीकरण होता है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स हैं उनमें विविधता आती है और रोजगार के अधिक अवसर सुलभ होते हैं। कौशल निर्माण को बढ़ावा। तो जनसंख्या में वृद्धि सृजनात्मक शक्तियों का सृजन करती है, जिससे कौशल निर्माण को बल मिलता है, नए ज्ञान का भंडार बढ़ता है और राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है। तो ये सारे जो पॉइंट हमने पढ़े, ये जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से आर्थिक विकास को गति देती है, बल देती है, उसके समर्थन में हमने इन पॉइंट्स का अध्ययन किया। आगे हम इसके निगेटिव इंपैक्ट को जानेंगे। वो क्या है? वो ये है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक, मतलब पक्ष पढ़ लिया, अब हम विपक्ष की चर्चा कर रहे हैं। तो उपर्युक्त मत के विपरीत, उपर्युक्त मत मतलब जो अब तक मत हमने पढ़ा, जिस मत पे हमने चर्चा की, वो मत क्या था? जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में सहायक है। तो वही कहा जा रहा है कि उपर्युक्त मत के विपरीत अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की एक प्रमुख बाधा है। और इसमें एक प्रमुख विद्वान है प्रोफेसर सिंगर। तो इनके अनुसार जनसंख्या में वृद्धि आर्थिक विकास की दर पर ऋणात्मक, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग, ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक प्रभाव डालती है, मतलब नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। उनके अनुसार उन्होंने एक सूत्र दिया है कि D = SP - R। तो यहाँ पे जो D है वो है आर्थिक विकास की दर, S है शुद्ध बचतों की दर, P है नए विनियोगों की उत्पादकता और R है जनसंख्या वृद्धि की दर। तो उन्होंने इस फॉर्मूले के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध किया है कि जनसंख्या वृद्धि जो है
वो आर्थिक विकास की दर पर ऋणात्मक प्रभाव डालती है। अब प्रोफेसर मायर के अनुसार ये कह रहे हैं कि अल्प विकसित देशों में होने वाली जनसंख्या वृद्धि पूंजी का विस्तार करने वाले विनियोगों और नव प्रवर्तनों को प्रोत्साहित न करके पूंजी संचय की दर को कम करती है, उद्योगों की लागत में वृद्धि करती है, अर्ध बेरोजगारी के आकार में वृद्धि करती है और पर्याप्त सीमा तक पूंजी को शिशुओं के भरण पोषण की ओर ले जाती है, जो उत्पादक आयु तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय साधन पूंजी निर्माण में न जाकर जनसंख्या निर्माण में स्वाहा हो जाती है। मतलब कि वो इस तथ्य पे वो फोकस कर रहे हैं कि यदि जनसंख्या जो है वो उसका उचित प्रबंधन न किया गया, वो पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर नहीं है, मतलब कि जो अभी पीछे कहा जा रहा था कि टैलेंट, अगर उसके अंदर टैलेंट नहीं है, वो योग्य श्रमिक नहीं है, सृजन शक्ति की कमी है, तो उस दशा में जनसंख्या वृद्धि जो है वो आर्थिक विकास की प्रमुख बाधा साबित होगी। यही बात प्रोफेसर मायर अपने इन शब्दों के माध्यम से कह रहे हैं और इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। वो तर्क क्या हैं? तो एक एक करके उन तर्कों को देखते हैं। आवश्यक विनियोग की मात्रा में वृद्धि। भाई जनसंख्या में वृद्धि होगी तो खर्च में वृद्धि होगी। जनसंख्या में वृद्धि से जनांकिकीय निवेश बढ़ने लगता है, किंतु बचत करने की क्षमता घटने लगती है। फलस्वरूप विनियोग की आवश्यकता और विनियोग योग्य कोषों की पूर्ति में भारी असंतुलन पैदा हो जाता है। मतलब कि जो डिमांड है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाती है, जिससे असंतुलन पैदा होता है। जितना श्रम, और केवल श्रम ही नहीं, प्रशिक्षित श्रम, क्रिएटिव श्रम में जब कमी होती है और जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है, तो ये जो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, उससे पूंजी की कमी देखने को मिलती है और जिसके फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक सिद्ध होने लगती है। पूंजी निर्माण दर का कम होना। तो जनसंख्या में वृद्धि पूंजी निर्माण की दर को कम करती है। जनसंख्या में वृद्धि पूंजी निर्माण की दर को कम करती है। आश्रितों की अधिकता उपभोग को बढ़ा देती है, जिससे साधन पूंजी निर्माण के बजाय पोषण की ओर चले जाते हैं। अभी जो आवश्यक विनियोग की मात्रा में वृद्धि को जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी की विवेचना यहाँ पर आप ज्यादा प्रभावशाली तरीके से समझ पाएंगे। तो क्या है? जनसंख्या में वृद्धि पूंजी निर्माण की दर को कम करती है। आश्रितों की अधिकता उपभोग को बढ़ा देती है, जिससे साधन साथ ही साथ पूंजी निर्माण की बजाय पोषण की ओर चले जाते हैं। मृत्यु दर के अधिक होने के कारण बच्चों के लालन पालन पर
साधनों का काफी अपव्यय होता है। जनसंख्या में वृद्धि प्रति व्यक्ति पूंजी की उपलब्धता को कम करती है। फलस्वरूप प्रति श्रमिक उत्पादकता गिरती है, आय कम होती है, बचत शक्ति घटती है, जिसका पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और आर्थिक विकास की दर सीधे तौर पर प्रभावित होती है। अब प्रति व्यक्ति आय पर प्रतिकूल प्रभाव, इसका प्रति व्यक्ति आय पर सीधा सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा उस दशा में होता है जब जनसंख्या वृद्धि की दर आर्थिक विकास की दर से अधिक हो। मतलब जिस गति से हम आर्थिक विकास कर रहे हो उससे भी तीव्र गति से यदि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो प्रति व्यक्ति आय घटेगी। प्रति व्यक्ति पूंजी की उपलब्धता में कमी, जब प्रति व्यक्ति आय घटेगी तो प्रति व्यक्ति पूंजी की उपलब्धता भी कम होगी। वही बात यहाँ कही जा रही है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से प्रति व्यक्ति पूंजी की उपलब्धता घटती है, आय का स्तर गिरता है, बचत क्षमता घटती है, पूंजी निर्माण की दर कम होती है और फलतः आर्थिक विकास अवरुद्ध होने लगता है। एक विद्वान है लिबेनस्टीन, वो कह रहे हैं कि घनी आबादी वाले देशों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि आर्थिक विकास की एक प्रमुख बाधा है, क्योंकि वह निवेश हेतु आवश्यक प्रति व्यक्ति अतिरेक को कम करती है। खाद्य समस्या, भाई खाद्य की भी समस्या उत्पन्न होगी। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश में खाद्य समस्या को उत्पन्न करती है, जो आर्थिक विकास को निम्नांकित प्रकार से प्रभावित करती है। वो प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं। खाद्यान्नों की कमी से जनसंख्या का अल्प पोषण होता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है और उत्पादकता तथा आय गिर जाती है। खाद्यान्नों का विदेशों से आयात करने पर दुर्लभ विदेशी साधनों पर अनावश्यक भार पड़ता है, मतलब कि विदेशी मुद्रा पर अनावश्यक भार बढ़ता है। भुगतान और संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा विदेशी विनिमय संकट और अधिक तीव्र हो जाता है, मतलब विदेशी मुद्रा का संकट उत्पन्न होता है। जनसंख्या के अत्यधिक दबाव के कारण विदेशी विनिमय का सही उपयोग नहीं हो पाता है। भाई जब दबाव अधिक होगा तो जो विदेशी एक्सचेंज है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो है वो उसका हम पूरा दोहन नहीं कर पाएंगे। बेरोजगारी की समस्या, तो ये भी एक प्रमुख समस्या है जनसंख्या वृद्धि के कारण, जिसको कि हम अभी झेल भी रहे हैं, हमारा देश झेल रहा है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से बेरोजगारी की समस्या और भी अधिक व्यापक हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम अर्ध बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी के रूप में सामने आता है। इससे मानवीय साधनों का अपव्यय होता है, जो विकास दर को निम्न स्तर पर बनाए रखता है। यह बेरोजगारी प्रभावी मांग के स्तर को नीचा रखकर भी आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका संक्षेप में आशय यह है कि यदि जनसंख्या, किसी भी देश की जनसंख्या यदि क्रिएटिव है, यदि उनके अंदर सृजन क्षमता है, उनके अंदर सृजन करने का ज्ञान है, हाथ से काम करने की क्षमता है, तो वो आर्थिक विकास के लिए एक संसाधन है। और यदि उनके अंदर टैलेंट की कमी है, हाथ से कार्य करने की बजाय वो दूसरों पर आश्रित रहने को तवज्जो देते हैं, क्रिएटिविटी की कमी है उनके अंदर, तो ऐसी जनसंख्या
उस देश के आर्थिक विकास की प्रमुख समस्या है। इसी तथ्य को हमने विस्तार से इस आज की इस ऑनलाइन क्लास में जाना है। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबसे पुनः फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियां आपको समझ में आई होंगी। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछें। मैं यथाशीघ्र आपको समाधान उपलब्ध कराऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो नई क्लास की सूचना बिना किसी रुकावट के आप तक यथाशीघ्र पहुंच पाएगी। इसके अलावा आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको YouTube पेज पे जाना है। मेरे इस चैनल के YouTube पेज पे जाना है। वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए। ऐसा करने से इन वीडियोस को बार बार देखने के लिए आपको बार बार डेटा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका डेटा एक बार खर्च होगा सिर्फ वीडियो को डाउनलोड करने में, और आप अनगिनत बार इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस को एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स रिवाइज करिए और आगामी आने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में अभी से जुट जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद।